गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्टेबल बैलेंस शीट, जो वर्टिकल फॉर्म में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट के जो फॉर्मेट्स देखे थे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो, इन तीनों का एक एक सम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। सो देखो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलोज। तो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दी हुई है विच इज़ हॉरिजॉन्टल, जो हमारा ऐसा फॉर्मेट आता है। ये साइड हमारी लाइबिलिटी होती है, ये साइड हमारा असेट होता है और दोनों टैली होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। सो क्वेश्चन में हम लोगों को हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट दी गई है, उसको वर्टिकल में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। सो कैपिटल हमारा जाता है, जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट मैंने समझाया था, सोर्सेस ऑफ फंड, ओनर्स फंड, फिर इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स, ओन कैपिटल, बोरोड फंड, वही पूरा का पूरा फॉर्मेट है, अलग से कुछ नहीं, बस वो पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर है, वो नाम जाना है। जैसे कि हमारा कैपिटल जाता है सोर्सेस ऑफ कैपिटल में, ठीक है। रिजर्व जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। लोन है, लाइबिलिटी है और लोन दिया गया है, मतलब सॉरी, लोन लिया गया है तो ये हो गया मेरा बोरोड फंड। करंट लाइबिलिटी मेरा जाएगा करंट लाइबिलिटी में। फिक्स असेट मेरा जाएगा फिक्स असेट में। इन्वेस्टमेंट में। और करंट असेट में। एकदम सिंपल है। बस अभी ना ओरली फॉर्मेट जो हम लोगों को पता है वो लिखना है। एक ध्यान में रखना, कोई पॉइंट अगर इसमें नहीं है, जैसे कि फॉर्मेट बहुत बड़ा है, जैसे रिजर्व्स आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस आ गए, जनरल रिजर्व्स आ गए, क्विक आ गया, नॉन क्विक आ गया, जो जो चीज़ें इसमें नहीं दी गई होगी ना क्वेश्चन में, वो हमने ओमिट किया तो भी चलेगा, बट अदर देन दैट फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ले लो, सोर्सेस ऑफ फंड, फिर आते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, फिर प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। फॉर एग्जांपल दे दो, सिर्फ उन्होंने सिर्फ कैपिटल दे दिया है, जैसे यहाँ पे दिया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी नहीं दिया, मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस नहीं दिया, तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस ओमिट कर दो, सिर्फ लिख दो कैपिटल। बट उसके बाद स्टेप में आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस ही आएगा, उसके अलावा कुछ भी बीच में मत डालना, ठीक है। सो वो स्टेप ध्यान में रखना, भले बीच का कोई पॉइंट नहीं होगा तो वो ओमिट किया तो भी चलेगा। सो लेट्स बिगिन। सो पहले ना रफली अभी आइडिया है क्या क्या है, कैपिटल है, रिजर्व्स है, करंट लाइबिलिटी है, करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट। तो रफली उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट लिख लेंगे। ऊपर हेडिंग में लिखना है वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर हम लोग हेडिंग में लिखेंगे 1। फर्स्ट स्टेप है हमारा सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है। उसमें आएगा ए पार्ट ओनर्स कैपिटल, ओनर्स फंड कैपिटल। फिर इसमें लिखेंगे हम लोग रिजर्व्स, इसमें ऐड करते हैं बी पार्ट रिजर्व्स। फिर लेस करते हैं फिक्टिशियस असेट्स फॉर्मेट के हिसाब से, बट फिक्टिशियस असेट्स दिया नहीं गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है नेट वर्थ। फिर आता है बोरोड फंड। ए पार्ट हमारा था सोर्स, ए पार्ट हमारा था ओनर्स फंड। उसके बाद बी पार्ट आएगा हमारा बोरोड फंड। बोरोड फंड में हम लोगों को लोन दिया हुआ है, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12% लोन। उसके बाद स्टेप फॉर्मेट में नेक्स्ट आता है, बाकी की चीज़ें कुछ भी नहीं दी गई, डिबेंचर्स वगैरह नहीं दिए गए, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे टोटल फंड अवेलेबल। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे नीचे से आता है एसेट्स का पार्ट। सो एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसमें फर्स्ट हमारा आता है फिक्स्ड असेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद हम लोगों को डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल दिया है। क्विक नॉन क्विक कुछ बोला नहीं है, सिर्फ बोला है वर्किंग कैपिटल एंड सिर्फ बोला है करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। सो डायरेक्टली हम लोग वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी लिख लेंगे। सो सी स्टेप है वर्किंग कैपिटल। इसमें लिखेंगे करंट असेट लेस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है।
हो गया। अभी क्या करना है, बस अमाउंट पोस्ट करने हैं। जैसे कि मेरा शेयर कैपिटल था 50, सो ओनर्स कैपिटल में मैं लिख दूंगी यहाँ पे 50,000। उसके बाद रिजर्व्स थे 15,000, सो रिजर्व्स में लिखेंगे 15,000। उसके अलावा तो यहाँ पे कुछ था नहीं, सो इसकी टोटल आ गई 65,000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बोरोड फंड। बोरोड फंड में हमें सिर्फ 12% लोन है 30,000। सो अगर 2-3 रहते तो हम लोग इनर कॉलम में डाल देते थे, पर एक ही है तो डायरेक्टली बाहर डालेंगे। सो इसकी टोटल आ जाती है 65 + 30 95,000। ये हो गई हमारी लाइबिलिटी की अमाउंट। अभी आता है यहाँ पे फिक्स असेट की अमाउंट है 60, इन्वेस्टमेंट है 10 और करंट असेट है 55। सो फिक्स असेट है 60,000। एक ही है इसके लिए डायरेक्टली बाहर, 2-3 रहते तो हम लोग इनर कॉलम में डाल देते थे। फिक्स्ड असेट है 60,000, इन्वेस्टमेंट है 10,000, करंट असेट है 55,000, जिसमें से हमारी करंट लाइबिलिटीज़ माइनस होने वाली है वो है 30,000। सो यहाँ पे 30,000 ब्रैकेट में। इसको अभी 55 में से 30 गया, बचा कितना 15,000। सो देखो सारी पोस्टिंग्स हो गए। इसके बाद इसको हम लोग टोटल कर देंगे। 60 + 10 70, 70 + 10 80, 80 सॉरी 25,000 ना, हाँ। सो 60 + 10 70, 70 + 25 95,000। सो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 95,000। ये क्या हो गया मेरा टोटल फंड्स अप्लाइड। ठीक है, हो गया। यहाँ पे अवेलेबल और ये दोनों आंसर सेम है तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है। इसी तरह से हम लोग करेंगे अभी प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको सॉल्व करेंगे। ओके। सो हम लोगों को अभी सारी इन्फॉर्मेशन वापस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा, परचेसेस भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा, वेजेस भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग नहीं डालते, वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आंसर सेम ही आने वाला है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वही पोस्टिंग्स हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा, सेलिंग भी ऑपरेटिंग, फाइनेंस भी ऑपरेटिंग। नेट प्रॉफिट वापस डालने की जरूरत नहीं, फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेल्स हमारा आता है, सेल्स जो नेटवर्थ हम लोग निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, माइनस हो जाएगा। ठीक है। सो अभी वापस पूरा पता चल गया कि क्या क्या है, तो उस हिसाब से रफली फॉर्मेट लिखेंगे। ऊपर लिखना है इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट लिखना है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर 31 एज ऑन 31 मार्च 2019। सो यहाँ पे स्टेप 1 हम लोग लिखेंगे सेल्स। कुछ भी रिटर्न्स नहीं है तो डायरेक्टली सेल्स को ही हम लोग क्या कर देंगे, नेटवर्थ भी नेट सेल्स भी बोल देंगे। ठीक है। अगर रिटर्न रहता तो वो लेस करके फिर जो आंसर आता था उसको हम लोग नेट सेल्स बोलते थे। सेकेंड आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें फर्स्ट पार्ट आता है परचेसेस, सॉरी ओपनिंग स्टॉक। फिर आता है परचेस, फिर आता है वेजेस। जो क्वेश्चन में दिया है वही मैं लिख रही हूँ, अलग कोई नाम नहीं लिख रही हूँ। फिर एक लाइन छोड़ के हम लोग लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बाद आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, थर्ड स्टेप। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जिसमें हमारा शुरुआत होता है सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस। सो यहाँ पे लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंस एक्सपेंसेस।
फिर उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है नेट प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं दिया गया, सो इतना ही पोस्ट होगा, ठीक है। बस अभी जो ये अमाउंट दिए गए हैं एज इट इज़ पोस्ट करते जाओ। ओपनिंग स्टॉक 350 है, सो यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख। ओपनिंग स्टॉक के सामने लिखेंगे 3,50,000। उसके बाद परचेस है 7 लाख, वेजेस है 50,000, सो परचेस है 7 लाख, वेजेस है 50,000। फिर हम लोगों को दिया ऑफिस एक्सपेंसेस 1 लाख, सेलिंग 50 एंड फाइनेंस 20, सो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख 50,000 और 20,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या क्वेश्चन में दिया गया है, सेल्स दिया है 11 लाख रुपीज़, सो सेल डायरेक्टली हम लोग बाहर लिखेंगे। अगर लेस करना होता तो इनर में लिख देते थे, कुछ लेस नहीं करना, डायरेक्टली बाहर इसके लिए। और क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख, जो यहाँ पे आएगा हमारा ब्रैकेट में क्योंकि माइनस हो रहा है, ठीक है। बस अभी इसको टोटल करते पहले। सो 3 लाख 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11 लाख होता है, सो 11 लाख। 11 लाख में से 2 लाख गए तो 9 लाख बचते हैं। और ये जो सेल्स है उसमें से हम लोग 9 लाख माइनस करेंगे, मतलब 11 माइनस 9 हो गया 2 लाख, सो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़। फिर आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरफ। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हमारे क्या होने वाले, माइनस होने वाले, क्योंकि वो खर्चा है, इनकम होता तो ऐड होता था। सो इट इज़ 1,70,000 ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस होने वाला है। सो 2 लाख में से 1,70,000 गया तो 30,000 का मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? होप सो ये आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो बता देना। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो वो भी फॉर्मेट हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लियर किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। सो कुछ भी डाउट हो गए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर फॉर्मेट समझना होगा तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना। सो अभी स्टार्ट करते हैं ये फॉर्मेट। ये भी बहुत ईजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। उसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसी हिसाब से उसको सॉल्व करना है। ओके, सो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है और बोला है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करो। ओके, सो इसको है ना 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए बी सी पार्ट में। तो ए पार्ट आता है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब जहाँ पे हमारे कैश के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के रिलेटेड। दूसरा आता है कैश फ्लो एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, मतलब मैंने कहीं तो भी इन्वेस्ट किया है या कोई असेट सेल आउट कर दी है। और थर्ड पार्ट आता है फाइनेंस एक्टिविटीज़, जहाँ पे हम लोगों को लोन रीपे करना या फिर शेयर्स रिडीम करना, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। सो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है, डिक्रीज इन स्टॉक दिया है, इंक्रीज इन बिल्स पेबल दिया है, सेल ऑफ फिक्स एसेट दिए है, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मेट कैसे होगा, तो ए पार्ट आता है, ए पार्ट आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सो उसमें स्टार्ट हमारा कहाँ से होगा, तो इसमें हम लोग पहले डालते हैं नेट प्रॉफिट, और उसके बाद जो हमारा फॉर्मेट के हिसाब से इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड ऑफ एन असेट्स एंड लाइबिलिटीज जो आता है वो, तो यहाँ पे पहला आएगा नेट प्रॉफिट। उसके बाद जो हमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है वो है 4,000 रुपीज़, सो वो डाल देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा कैसे रहता है कि कभी कुछ चीज़ें बहुत रहती है, कभी कम रहती है, तो थोड़ा डाइसी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। इसके लिए हम लोग जैसे जैसे फॉर्मेट है उस हिसाब से जाएंगे। नेक्स्ट इसमें आता है, अगर कोई भी टाइप का असेट डिक्रीज होता है, ठीक है,
कोई भी टाइप का असेट, फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में ही बता रही हूँ, अगर असेट हमारा डिक्रीज होता है और अगर लाइबिलिटीज़ हमारा इंक्रीज होता है तो ये ऐड होते हैं, और अगर असेट इंक्रीज होता है और लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो लेस होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यही करना है। अभी देखो यहाँ पे मेरे को डिक्रीज इन स्टॉक बोला, मतलब असेट डिक्रीज हुआ, असेट डिक्रीज मतलब क्या करना है, ऐड करना है। इंक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होती है तो लेस करनी है। सो उसी हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे ऐड डिक्रीज इन असेट्स जो है 16,000, फिर लेस इंक्रीज इन लाइबिलिटी जो है क्वेश्चन में दी गई है 24,000। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे क्वेश्चन का आता है, मतलब जो ये फॉर्मेट है इसका ए पार्ट हो गया, तो अभी पहले इसको क्या करते हैं, 16 में से 24 माइनस करते हैं। मतलब अभी देखा जाए तो 16 माइनस 24 अगर करते हैं तो टोटल, सॉरी इंक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ है ना, सो दोनों भी ऐड होगा, सॉरी इंक्रीज इन लाइबिलिटी ना, इंक्रीज इन लाइबिलिटी भी ऐड होता है, सो ये भी ऐड ही होने वाला है। सो 24 प्लस 16 हमारा टोटल आता है 44,000। ओके, तो ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे विच इज 4,000 प्लस 44,000, 6 10 40 सॉरी 40,000। सो 4,000 और 40,000 को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आता है हमें 44,000 का। तो इसको हम लोग नाम देंगे ए, मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, उसके बाद उसको ए नाम दे दिया, अभी इधर लिखेंगे बी, स्टेप बी, पार्ट बी, जिसमें हम लोग लिखते हैं कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सो उसमें हमारा क्या आता है कि कोई भी असेट्स हम लोग अगर सेल करते हैं तो वो टाइम पे कुछ भी चीज़ें रहेंगी वो एडलेस होगी। अभी आप ये देख लेते हैं असेट्स के बारे में। देखो यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स्ड असेट बोला है, मतलब मैंने फिक्स्ड असेट क्या कर दिया है, सेल किया है, तो ऐसी चीज़ें हमारी पार्ट बी में आती है। सो यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड असेट 60,000, एक ही अमाउंट है, सो डायरेक्टली आउटर में लिख लेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड असेट जिसका अमाउंट है 60,000। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम बी दे देंगे। ठीक है, बी मतलब पहले यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक अमाउंट आ गया, यही 60,000 हम लोग नीचे लिखेंगे, इसको नाम देंगे नेट कैश इन्वेस्टमेंट। मतलब जो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं ना वही उसके आगे बस नेट डाल दो, नेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का बी पार्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप आता है सी। सी स्टेप है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, सो सी स्टेप हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे जो हमारा पैसा आता है जाता है वो सारी चीज़ें, जैसे लोन रीपे कर दिया, डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पोस्ट करते हैं। सो इसका है देखो पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लोन पे ऑफ कर दिया ना 1 लाख, वो आ जाएगा। ठीक है, सो रीपेमेंट ऑफ लोन
1 लाख। उसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो यही 1 लाख हम लोग नीचे लिख देंगे। इसको हम लोग नाम देंगे वापस क्या, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो यहाँ पे लिखना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसको हम लोग सी नाम देंगे, ठीक है। बाद में, अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख लेती हूँ। देखो अभी हमारी सारी अमाउंट्स पोस्ट होगी, बस हम लोगों ने ना ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रख दी है, राइट। सो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमारी आती है एकदम लास्ट में, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कैश का ओपनिंग बैलेंस, बाद में लिखेंगे क्लोजिंग। कैसे लिखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस, जिसका अमाउंट है 30,000, ठीक है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसका हम लोग क्लोजिंग बैलेंस है वो है 34,000। अभी एक वर्क ये देख लो, ये दोनों का डिफरेंस देखो, 4,000 आ रहा है ना, यही आंसर मुझे अभी यहाँ पे आएगा, देख लेना, ठीक है। यही आंसर मुझे यहाँ पे आने वाला है। सो कैसे होगा, तो देखो नॉर्मली ना हमारे रीपेमेंट जब भी हम लोग लोन का करते हैं तो पैसा जा रहा है ना, जा रहा है तो माइनस होने वाला है। सो ये तो ब्रैकेट में है, ठीक है। सो हमारा जो एक स्टेप हम लोगों ने नीचे का रखा हुआ है, दैट इज नेट इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसका है A प्लस B प्लस C, ओके। सो A का अमाउंट है 44 प्लस 60, और ये नेगेटिव में है ना तो माइनस 1 लाख। सो 44 प्लस 60 इज 1,04,000, माइनस 1 लाख इज 4,000। देखो ये आंसर और ये आंसर मेरा डिफरेंस सेम आया। अगर ये दोनों सेम है तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।